एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार का नाम बताइए। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना आपने। सियाराम शरणगुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सही विकल्प का चयन करिए। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने जो इंटरफेस रखा है बैकग्राउंड का वो ब्लैक होगा, क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है एक हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके द्वारा हिंदी को आदिकाल नाम दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 2, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम प्रदान किया गया था तो ये किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। इन्होंने इसका वर्णन अर्थात वीरगाथा का वर्णन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ था, उसमें किया है। अगला जो प्रश्न है ये है 3, पूछा गया है मीरा के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अर्थात संत शिरोमणि रविदास ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, पूछा गया है पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है ये जायसी की रचना है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। यहाँ पर आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो पद्मावत है इसमें कितने खंड हैं या सर्ग हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 5, पूछा गया है मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? तो जो मधुमालती के रचनाकार होंगे तो ये होंगे मंजन। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। जो मंजन है ये एक सूफी काव्य है। अगला जो प्रश्न है ये है 6, पूछा गया है भ्रमर गीत के लेखक कौन हैं? जो भ्रमर गीत है इसके लेखक माने जाते हैं नंददास। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। आपको बताना है जो भ्रमर गीत है इसके रचनाकार कौन हैं। ये प्रश्न आपको आज का दूसरा है। अगला जो प्रश्न है 7, पूछा गया है सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? जो सूरदास की भक्ति है ये पुष्टि मार्गी है। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 8, पूछा गया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। जो रसखान थे ये भक्ति काल से संबंध रखते थे। ये एक मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है ये 9 है, पूछा गया है घनानंद किस धारा के कवि थे? जो घनानंद थे ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो घनानंद थे किस भाषा में रचना करते थे? जो घनानंद थे ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 10, पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन थी इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प भी हैं बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 11,
पूछा गया है भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी थी। जो भारतेंदु थे इनके द्वारा कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है 12, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं। जो भाग्यवती उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुलौरी। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 13, पूछा गया है भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन हैं। जो भारत भारती रचना है यह एक खंड काव्य है। इसे भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती है किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों जो भारत भारती है यह एक खंड काव्य है और इसके रचनाकार हैं गुप्त जी। गुप्त जी से यहाँ पर अभिप्राय होगा मैथिली शरण गुप्त। जो भारत भारती है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1912। इसे भी आप याद रखिएगा, अति इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 14, पूछा गया है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं। जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है ये होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर जो विकल्प डी उचित होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा क्या कहानी भी लिखी गई है। हाँ दोस्तों, इनके द्वारा कहानी भी लिखी गई है। अधिकतर बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक थे या कहानीकार। दोस्तों ये आलोचक भी थे, कहानीकार भी थे और कविताकार भी थे। इनके द्वारा कई कविताओं की रचना भी की गई है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो एक प्रश्न बन सकता है कि जो 11 वर्ष का समय है किस विधा की रचना है। तो यह एक कहानी विधा की रचना है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15, पूछा गया है उसने कहा कहानी के लेखक कौन थी। तो जो उसने कहा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो उसने प्रश्न है उसने कहा था यह एक कहानी विधा है और इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये है 16, पूछा गया है झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो झांसी की रानी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो झांसी की रानी है ये किस विधा की रचना है। तो यह एक कविता है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म ये सुंगनी साहू घराने से हुआ था और इससे संबंधित थे ये। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1889 को। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। जो कुकुरमुत्ता है यह एक कविता विधा की रचना है और ये निराला की रचना है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। जो निराला थे इनके द्वारा एक प्रसिद्ध शोक काव्य लिखा गया है सरोज स्मृति। जो सरोज स्मृति है ये इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा है। इसे हिंदी का प्रथम शोक काव्य भी कहा जाता है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यह है 19, तो पूछा गया है मधुशाला किसकी रचना है। जो मधुशाला थी यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो हरिवंश राय बच्चन है ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। आपको तो अमिताभ बच्चन का पता ही होगा, ये एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बनता रहता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये किसकी रचना है। यह भी हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है 20, पूछा गया है गोदान के उपन्यासकार कौन थे। तो ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसका उत्तर आना ही चाहिए। मैं आपको ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि इसके उपन्यासकार कौन है, गोदान के उपन्यासकार। अगला प्रश्न है 21, तो पूछा गया है चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता का नाम क्या है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता का नाम है मुक्तिबोध। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 22, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन थे। तो जो तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार थे तो ये थे निराला जी। यहाँ पर विकल्प से उचित होगा। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये है 23, पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु
कौन सी श्रेणी में आते हैं? जो फणीश्वरनाथ रेणु थे यह एक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, विशेषकर आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे। अगला जो प्रश्न है 24 पूछा गया है, धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे थे? तो जो धर्मवीर भारती थे यह धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे थे। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से उपन्यास सम्राट कौन है? जो उपन्यास सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। यह है, अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो नाटक सम्राट माने जाते हैं तो ये है प्रसाद जी। प्रसाद जी का पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है 27 तो पूछा गया है यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है तो ये है खड़ी बोली। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 20। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये है 28 तो पूछा गया है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है तो ये होगा विकल्प ए अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 29 तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का शब्द है? यहाँ पर जो व्याकरण का अंग होगा तो वो होगा शब्द। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 30 तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये होगा यहाँ पर विकल्प डी अर्थात य। अगला प्रश्न है 31 तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्न ऑप्शन में जो स्पर्श व्यंजन होगा तो वो होगा विकल्प बी प एक स्पर्श व्यंजन होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 32 तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? जो दिए गए विकल्पों में से महाप्राण होगा तो वो होगा विकल्प ए अर्थात श। जो श है यह एक महाप्राण है। अगला जो प्रश्न है ये है 33 तो यहाँ पर पूछा गया है, क ख ग घ न कौन सा वर्ग है? तो ये होगा क वर्ग। यहाँ पर विकल्प ए माफ़ कीजिएगा विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 34 तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जो संयुक्त व्यंजन है ये होगा विकल्प बी क्ष। क्ष एक संयुक्त व्यंजन होगा। अगला जो प्रश्न है ये होगा 35 तो यहाँ पर शुद्ध शब्दों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो 35 में शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा विकल्प सी। जो अभ्यास है यह एक शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है 36 तो यहाँ पर भी शुद्ध शब्द के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी परमात्मा है यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 37 तो यहाँ पर भी शुद्ध शब्द के बारे में बताना है। तो जो शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर वो होगा विकल्प सी घंटा। विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये होगा 38 तो यहाँ पर भी शुद्ध शब्द के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प डी रणभूमि। अगला जो प्रश्न है ये 39 है। यहाँ पर शुद्ध शब्द के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो होगा विकल्प ए निष्ठा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 से लेकर 44 तक संधि के बारे में बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देव जमा आल्य में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर होगी देवाल्य। विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न है 41 तो यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य जमा उदय की संधि कौन सी होगी? तो जो सूर्य जमा उदय की संधि होगी तो ये होगी विकल्प डी सूर्योदय। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 42 तो यहाँ पर पूछा गया है, मृत जमा मई में कौन सा संधि बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा
मृण्मय, यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 43। तो पूछा गया है बी जमा अतीत में कौन सी संधि बनेगी? तो ये बनेगी विकल्प बी व्यत। हाँ दोस्तों, आप मेरे लाइक के टारगेट को अवश्य याद रखिएगा। जितनी जल्दी आप टारगेट को कंप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके समक्ष इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँगा। आप अवश्य वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगला जो प्रश्न है ये है 44। तो यहाँ पर पूछा गया है अनु जमा एषण का संधि क्या होगा? तो ये होगा विकल्प सी अन्वेषण, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 45 से लेकर 47 तक शब्द के बारे में बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव होगा। तो यहाँ पर जो कुठार का तद्भव होगा कुल्हाड़ी, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न है 46। तो यहाँ पर पूछा गया है मुष्टिका, इसका तद्भव रूप बताना है। तो जो मुष्टिका का तद्भव रूप होगा तो ये होगा मुट्ठी, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 47। तो यहाँ पर तुरंग का तद्भव रूप बताना है। तो जो तुरंग का तद्भव रूप होगा तो यह घोड़ा होगा, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न है 48 से लेकर 50 तक उचित लिंग कौन सा है, इसे बताना है। तो जो प्रश्न संख्या 48 है यहाँ पर पूछा गया है ठाकुर का उचित लिंग बताना है। तो ये होगा ठकुराइन, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 49। तो यहाँ पर ननद, जो ननद है इसका उचित लिंग बताना है। तो ये होगा ननदोई, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला प्रश्न है 50। तो यहाँ पर बालिका का उचित रूप बताना है। तो जो बालिका का उचित रूप होगा तो ये होगा विकल्प बी बालक, यहाँ पर विकल्प भी उचित हो जाएगा। अपने से पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ उन 4 ग्रंथों में शामिल नहीं है? प्रश्न पूछा गया है कि जो जायसी है इन्होंने अपने से पहले बताए गए हैं कि 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखे गए थे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो उन 4 ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प सी, जो प्रेमावती कथा है ये उन 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथों में शामिल नहीं है जो जायसी ने अपने से पहले वर्णित किए थे। वो 4 थे मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82। प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ का विषय उस ग्रंथ के साथ सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ ग्रंथ और उनके विषय दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा ग्रंथ और उसका विषय सुमेलित नहीं है। तो जो पहला है पद्मावत, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है। अगला है अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ मौजूद हैं। अगला है आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर का की प्रशंसा की गई है। अगली है जो कहरानामा, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। तो यहाँ पर जो गलत होगा तो वो होगा विकल्प डी कहरानामा। इसमें जो कहरानामा है इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सभी ठीक हैं। जैसे पद्मावत में नागमती और पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है, ये सही होगा। अगला जो अखरावट है इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं, ये भी सही होगा। अगला है आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, ये भी सही होगा। सिर्फ द सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 83। तो प्रश्न में पूछा गया है शुक्ल जी ने जायसी के किस ग्रंथ का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है? विकल्प में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मसलानामा। तो सही विकल्प होगा मसलानामा, डी सही होगा। बाकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का वर्णन शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किया है। अगला प्रश्न है 84। आचार्य शुक्ल पद्मावत के किस भाग को कल्पित मानते हैं?
तो जो आचार्य शुक्ल ये जो पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है इसे कल्पित मानते हैं और जो उत्तरार्ध भाग है इसे ऐतिहासिक मानते हैं। इसे आपको याद रखना है, ये सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 85। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा तथ्य नूर मोहम्मद के संबंध में उचित नहीं है। पहला तथ्य है ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, ये उचित होगा। अगला है नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे कवि थे, तो ये भी सही होगा। अगला है राजसुल हक्कायक को इन्होंने फारसी में लिखा है, ये भी सही होगा। अगला है इंद्रावती कथा के नायक कालिंचर का राजकुमार है, तो ये भी सही होगा। अगला है करो मोहम्मद शाह बखानू है सूरज दिल्ली सुल्तानू, तो ये पंक्ति मोहम्मद शाह की प्रशंसा में नूर मोहम्मद ने कही है, ये भी सही होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो डी है अर्थात र है ये सभी कथन उचित होंगे, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर डी आर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये पूछा गया है किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिलाया था। तो जो अपने इतिहास में जिसने हिंदी और उर्दू के कवियों को मिलाया था वो था गारसादा तासीन। अगला जो प्रश्न है ये है 2। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो ये लिखा था डॉक्टर इंदर मदान के द्वारा। जो इंद्रनाथ मदान थे इनके द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 20। तो आपको मेरे इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है नावादास ने भक्तमाल में कितने कवियों को स्थान दिया। आपसे यहाँ पर 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल है किस कवि की रचना है। तो आपको पता चल ही गया होगा भक्तमाल है नावादास की रचना, यहाँ पर नावादास सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नावादास थे ये किस काल के कवि थे। तो ये थे भक्ति काल के प्रमुख कवि। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल है इसमें नावादास ने कितने कवियों को स्थान दिया है। तो ये दिया है 20 कवियों को, माफ़ करना 200 कवियों को। अगला प्रश्न है 4। तो पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में रचना करते थे। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अन्य प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो ये भी की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इनकी जो भाषा थी कौन सी थी। वैसे तो ये कई भाषाओं में रचना करते थे परंतु जो प्रमुख भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, यहाँ पर ब्रज भाषा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5। तो पूछा गया है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है। तो जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है यह 18 खंडों में है और 16 भागों में है। आपको याद रखना है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 खंडों में है और इसके जो 16 भाग हैं। तो आपको दोस्तों मेरे लाइक का टारगेट याद रखना है, टारगेट है 20। जितनी जल्दी आप हमारे टारगेट को कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी ही आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। तो ये है अपभ्रंश भाषा का। प्रश्न उल्टा भी बन सकता है कि जो अपभ्रंश समय में लोकप्रिय छंद कौन सा था। तो वो दुहा या दोहा था, इसे भी आप याद रखिएगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हर एक परीक्षा में से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 7। तो पूछा गया है धनपाल का समय माना जाता है। जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे धनपाल, इनका समय पूछा गया है, इनका समय है 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके द्वारा प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रश्न में पूछा गया है जो शुक्ल जी थे इन्होंने देश भाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं। तो इन्होंने रखे हैं 8 ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है ये है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा है। जहाँ पर भी आपको स्टार लगा हुआ दिखा जाएगा तो वो प्रश्न होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है चंद बरदाई को हिंदी का चासर किसने कहा है। जो चंद बरदाई को हिंदी का चासर कहा है ये कहा है हरिऔध के द्वारा। यहाँ पर हरिऔध जी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है
अगला प्रश्न है 11, माफ करना 10वां प्रश्न है, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? जो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा है, ये कहा है ग्रियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है 11, तो पूछा गया है पदावली को, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो जो विद्यापति की पदावली थी, इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है निराला जी ने। जो निराला थे ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, एक है तोड़ती पत्थर, दूसरी है स्रोत स्मृति और जो तीसरी है राम की शक्ति पूजा। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12, पूछा गया है भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पंक्ति है हेमचंद्र जी की। अगला प्रश्न है 13, तो पूछा गया है विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाया करता था? तो जो विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते जो मूर्छित हो जाया करते थे, तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है 14, तो पूछा गया है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो जो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो ये हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है 15, पूछा गया है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो जो अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो ये होगी निबंध विधा की रचना। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन थे? तो जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे, तो ये थे सूरदास जी। यहाँ पर आपको एक प्रश्न मिलता है, आपको बताना है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन भी दे देता हूँ। आपको बताना है कि जो अष्टछाप की स्थापना बल्लभाचार्य जी द्वारा की गई थी या विठल नाथ द्वारा की गई थी। तो ये 2 आपको टिप यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 17, तो पूछा गया है आंसू के रचयिता कौन हैं? जो आंसू काव्य है, इसके रचयिता के बारे में बताना है। तो जो आंसू काव्य है, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी छायावाद के प्रसिद्ध स्तंभों में से एक थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 18, तो पूछा गया है एक नार पिया को भानी तनबाको सरगा ज्यों पानी। ये पंक्ति किस भाषा की है? जो ये पंक्ति होगी, ये है ब्रजभाषा की। अगला प्रश्न है 19, तो पूछा गया है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जो कामायनी है, ये सबसे पहले बता दूं, ये है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य और इसे माना जाता है हिंदी का महाकाव्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, तो पूछा गया है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो जो हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का कार्य किया है, तो ये किया है बिहारी लाल द्वारा। जो बिहारी लाल थे, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इन्होंने बिहारी सत्सी नामक एक प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी, जिस कारण ये हिंदी में अमर हो गए हैं। अगला प्रश्न है 20, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया था, मतलब संख्या फिर से रिपीट हो गई है। प्रश्न है गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो जो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। अगला जो प्रश्न है ये है 21, तो पूछा गया है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो जो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था होगी, तो ये होगी घनिष्ठतर। अगला जो प्रश्न है ये है 22, तो पूछा गया है चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? जो चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, तो ये होगी चारुता। अगला प्रश्न है 23, तो पूछा गया है चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो जो चिंतामणि है, इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है चिंतामणि। अगला प्रश्न है 24, प्रश्न पूछा गया है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महतो के द्वारा।
तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये पंक्ति है ये गोदान उपन्यास की है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गोदान उपन्यास है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास। अगला जो प्रश्न है 25, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो पूछा गया है जो जिन शासन भाषियों सोमई कहियो सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी पावई पारो, इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो ये दोहा है ये है देवसेन का दोहा, प्रसिद्ध दोहा है। तो आपको कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो श्राप का चार है ये किसकी रचना है, तो ये है देवसेन की ही रचना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।